एक वक्त था जब गुप्त, मोहरा, त्रिदेव, विश्वात्मा जैसी फिल्में जब भी थिएटर में आती थी तहलका मचा देती थी। इन सब के पीछे वजह थी राजीव रॉय, एक ऐसे फिल्म मेकर जिनकी फिल्मों में म्यूज़िक, एक्शन भरपूर देखने को मिलता था। अब तकरीबन 20 सालों बाद राजीव फिर से लौटे हैं एक नई फिल्म के साथ। अब क्या है इस फिल्म की कहानी, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। राजीव, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। शुरू करते हैं ज़ोरा से ही, दिल के काफ़ी करीब है। 20 सालों के बाद इस फिल्म के साथ आ रहे हैं और ये फिल्म काफ़ी स्पेशल भी है आपके लिए। यस, आप इसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। फिल्म के बारे में सस्पेंस फिल्म है, मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री। लोग सोच रहे हैं गुप्त जैसी है, गुप्त जैसी नहीं है, अलग है। तो इसकी कहानी बहुत विचित्र अलग है, क्योंकि इसमें मैंने सब नए कलाकार लिए हैं, तो कोई ऐसा फेस जाना पहचाना नहीं है। मैंने करीब 20 से 30 नए फेसेस डाले हैं, जिसमें हीरो भी नया है, कहानी भी मेरे हिसाब से एकदम नई किस्म की कहानी है। और ये फिल्म उस जॉनर की है, थोड़ा सा एक्शन है और एंटरटेनमेंट जो मेरी फिल्मों में होता है वो है। गाने कम हैं, एक टाइटल सॉन्ग है सिर्फ। सब सोच रहे हैं कि क्या ये त्रिदेव जैसी होगी या गुप्त जैसी होगी, उस स्केल की होगी, वो कैनवस होगा। तो वो उस कैनवस की ज़रूरत नहीं पड़ी इस फिल्म में, क्योंकि कहानी में उसकी रिक्वायरमेंट वैसी, कहानी ऐसी है कि ये सब करने से एक्चुअली कहानी ख़राब हो जाती है। तो कहानी रियलिस्टिक है थोड़ी और रगेड, एक रियलिस्टिक मतलब एक लोकेशन में मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। राजीव, 20 साल का जो ये गैप होता है एक लंबा गैप होता है। ऐसे में ऑडियंस बदलती है, स्पेशली अब तो ऑडियंस की टेस्ट इतनी बदल गई है। क्या ये चैलेंज था इस मतलब अब की जनरेशन को या अब की ऑडियंस को टैप करना, उनको ध्यान में रखकर एक ऐसी कहानी लिखना, स्पेशली नए लोगों के साथ में या नई स्टारकास्ट के साथ में? तो अभी क्या होता है, ये तो सही है, सब हर 5 साल चीज़ें बदलती, 10 साल तो बदल ही जाती। तो मैं अगर 20-21 साल के बाद फिल्म बना रहा हूँ तो बहुत बदलाव आया है हर जगह, हर तरफ से। जनरेशन्स बदल गई, लोगों के टेस्ट, लोगों के मतलब ऑडियंस, यंगस्टर्स अभी बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में जो थिएटर में जाते हैं। आप जानते होंगे कि जो एजेड लोग होते हैं कम जाते हैं, जो रियल ऑडियंस होती है 15 से 25 इयर्स वाले होते हैं। उसके बाद लोग बिज़ी हो जाते हैं काम में, सब जॉब्स कर रहे हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको शौक़ रहता है एंटरटेनमेंट का, वो हीरो वर्शिप भी करते हैं, उनको गाने भी पसंद आते, तो उनको तो माइंड में रखना पड़ता है। लेकिन मैंने एकदम टिपिकली, ये लव स्टोरी नहीं है ना, म्यूज़िकल है, तो मैंने ये उस वे से कॉलेज लोगों के लिए नहीं बनाई है। ये मोर मासी फिल्म है। मास का मतलब होता है कि जो एक वही एज ग्रुप, लेकिन जैसे कि बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया में जो हमारा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, और जो कि आप जैसे पुष्पा 2 बहुत चली थी, ये ऑडियंस ने देखी, गदर 2 भी बहुत चली थी। ये टिपिकली वो कॉलेज गोइंग किड्स ही नहीं हैं, ये एक मास ऑडियंस हम समझते हैं। तो उसके टूवर्ड्स दैट ऑडियंस रखी। हाँ, पर जो आपका सवाल है कि इतने सालों के बाद क्या आपको ये सोचना पड़ा, डेफिनेटली सोचना ही पड़ता है। बनाने से पहले मेरे को 4-5 साल लगे ये फिल्म को बैठाने में। तो ये सोचना पड़ा कि 2-3 साल स्क्रिप्ट में जाते हैं, फिर मेरी कास्टिंग में 1 साल गया क्योंकि सब नए थे। बनाने में तो क्या 60 डेज़ लगते हैं, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में भी 1 साल जाता है। एडिटिंग बहुत टाइम लेती है क्योंकि मैं 5-6 कैमरों के साथ शूट करता हूँ, तो बहुत मटेरियल आगे बहुत आ जाता है। तो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना भी, आपको बहुत फोकस में रहना पड़ता है। आप जैसे एक कमरे में हो तो आप 10 दिन एक कमरे में ही हो एडिटिंग में, आप बाहर देखते भी नहीं हो। तो मैं फ्राइडे को जाता था फिल्म देखने, तो मैं पूरा एक ही जगह बैठा रहता था और थोड़ा एक्सरसाइज करता था आधा घंटा, थोड़ा जिम में, फिर पूरा टाइम वहीं सोना, वहीं काम करना। ये डेलिब्रेट डिसीजन था कि न्यू कमर्स को लेना है, या फिर पहले आपने सोचा था कि जिनके साथ आपने काम किया है, क्या आपने उनको अप्रोच किया? ये डिसीजन मैंने जब लिया, जब मैंने बजट का डिसीजन लिया। राजीव, अगर पुरानी फिल्मों की अगर आपकी बात की जाए, बजट की बात को आगे बढ़ाते हैं,
आपकी सबसे एक्सपेंसिव फिल्म कौन सी थी और क्यों वो एक्सपेंसिव हो गई? सबसे मेरी सारी सेम बजट की थी। कुछ rough बता figure दो यार, बताना मेरे चाहोगे? पिताजी प्रोड्यूसर थे, बताता हूँ। yes. क्योंकि मैंने हर 3-3 साल बनाई तो इन्फ्लेशन होता था। अब मान लो मैंने त्रिदेव 1 या 2 करोड़ की बनाई, तो जब मैं मोहरा के टाइम में वो 6 की बनी तो इन्फ्लेशन हो गया और रुपये की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। Agreed, yes. हर साल आप तो जानते हैं yes. कि इन्फ्लेशन इंडिया में है। तो अगर आज हम अभी समय पर लें कि अगर मुझे कोई भी मेरी फिल्म करनी हो तो वो 300-400 करोड़ के बीच की फिल्म बनेगी, सारी की सारी जो ये बड़ी फिल्में। तो उसमें उन दिनों में तो सस्ती, मतलब अगर बोलूँ इतने में बनी थी या मैंने एक्टर को इतने कम पैसे दिए थे, लगता है इतने कम दिए थे, वही प्राइसिंग ही वही थी। अब प्राइसिंग हर चीज़ की बदल गई है, भाव मार्केट में हर चीज़ का बदल गया है। तो ये जो फिल्में मेरी थीं वो, क्योंकि मेरे पिताजी क्या बोलते थे, बेटे बजट मत बनाओ, लोग बोलते थे बजट बनाओ, इसलिए अगर तुम बजट बनाओगे तो फिल्म ख़राब कर दोगे, तुम ध्यान मत दो इस चीज़ के ऊपर, तुम ध्यान दो फिल्म के ऊपर, कहानी के ऊपर। जो भी कहानी में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें लगता है कि चाहिए, वो तुम्हें मिलेगा। तो फिल्म को सोचो मत। तो मैंने कभी बजट, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में बजट बनाया, पहली बार। स्टार्स का बजट भी एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी डिबेटेबल है। कई सारे फिल्म मेकर्स को ये लगता है कि अगर स्टार्स, सो कॉल्ड ए लिस्टर्स या जो भी एक्टर्स है, अगर वो अपने फीस में थोड़ा सा बदलाव लाए या चेंज लाए तो फिल्म मेकर्स को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सप्लोर करने के लिए और कहानियों पर काम करने के लिए। आपसे अगर बात की जाए उस वक्त जब आपने बनाई थी, अगेन कमिंग बैक टू गुप्त, उस वक्त स्टार्स का किस तरह का नज़रिया था? विद अगर एग्जांपल्स अगर आप शेयर कर पाओ कि उनकी कास्टिंग या उनकी फ़ीस किस तरह से एज अ फिल्म मेकर आप लोग डिसाइड करते थे? देखो पहले क्या होता था, जहाँ तक मुझे याद है, जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो 10-15% बजट का एक्टर्स को देते थे, स्टार्स को देते थे, जो भी आपका बजट। ओके, तो ये नहीं कह सकते इस एक्टर को आपने इतना दिया, उसका कोई मतलब नहीं होता। आप पूरा बजट देखिए, क्योंकि बजट आपने सोचा मेरे पास इतने पैसे हैं, इस फिल्म में मेरे को इतने में बनाना है, क्योंकि इतने में ये बिकने वाली है, ठीक है ना। तो आप फिर बैकवर्ड्स जाओगे और वही एक्टर्स लोगे जो फिट हो। कई बार आप एक्टर्स लेने जाते हो, वो अगर ज़्यादा चार्ज करते तो आप ले नहीं पाते। तो अगर आप लेते हो तो आप पैसे कहाँ से लोगे? बैंक्स तो आपको देते नहीं, इंडिया में फाइनेंस तो बैंक्स का आता नहीं, ये तो फाइनेंस उठाना पड़ता है इंटरेस्ट पर। तो वो लोग अब थोड़ा सा, अगर आप पैसा ले भी रहे हो तो अवॉइड करते हुए रिस्की हो जाता है। तो 15 से 20% होता था, 15% में पकड़ूंगा, 85% तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था। तो अब बदल गया है, अब आपका मुझे लगता है 70-80% भी एक्टर को लोग देते, मैं नहीं देता। मैं उस जगह नहीं पहुंचा और मैं वो करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं एक्टर्स के बारे में, कुछ स्टार्स के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है। प्रोड्यूसर्स देते हैं, कॉर्पोरेट वाले बोलते हैं नहीं इनको दे दो जो ये मांग रहे हैं, क्योंकि अगर हमको फेस नहीं मिलेगा कोई आएगा नहीं देखते। तो मुझे लगता है ऐसे वो ध्यान देना चाहिए थोड़ा स्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं हैं या उसके ऊपर सोच विचार नहीं होता है, लेकिन वो इनफ नहीं है। एक आपका इंटरव्यू जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एक पढ़ा कि काफ़ी मनी माइंडेड है अक्षय कुमार। देखो हर आदमी का अपना स्वभाव होता है। अब उसको मैं बुरा नहीं गिनता। मनी माइंडेड मैं भी हूँ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, कौन नहीं है। तो वो उनके लिए आता है क्योंकि वो बहुत पंक्चुअल और प्रोफेशनल है, और आई थिंक उनके लिए उनको एक अचीवमेंट करनी है लाइफ में कि मेरी एक रिस्पेक्ट मिले बाय गेटिंग दिस मनी। अब उनके जो भी मन में है लोग देते हैं उनको, और कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना, प्रोड्यूसर दे रहे, अपनी खुशी से दे रहे हैं। शायद मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँ किसी एक्टर को देने के लिए, वो अलग हो जाता है। तो उनके बारे में लिखा जाता है, मैंने भी पढ़ा है, और वो दैट इज़ नॉट बैड क्वालिटी, क्योंकि वो टाइम पर आएंगे, बहुत मेहनत से काम करते हैं। जब मैंने मोहरा किया था तो 3 घंटे पहले शॉर्ट एक्शन रिहर्स करते थे, 3-3 घंटे 3 घंटे पहले आ जाएंगे। वहाँ जंप करना था तो जंप को मैंने देखा है 10 बार। मैंने बोला तेरा पैर टूट जाएगा
और शॉट कैसे देगा वो पूरा कैलकुलेट कर रहे थे, मैंने किसी को नहीं देखा। ही इज एक्चुअली इज लाइक टॉम क्रूज। अगर कोई स्टंट्स खुद कर सकते हैं, जैसे टॉम क्रूज, हम फिल्म देखते कि इन्होंने प्लेन में चढ़ गए, कूद गए, कोई एक्टर नहीं करता। तो ये अक्षय का वैसा पर्सनैलिटी है। तो जब है अभी कुछ लोग हर क्रिटिसाइज करता है तो बड़ा इजी होता है, किसी को भी आप क्रिटिसाइज करके बैठ के बोल दो उसके बारे में, तो उसकी अच्छे गुण देखो। तो अक्षय कुमार के साथ मेरी कभी ऐसी दोस्ती नहीं रही, पर रिलेशनशिप बेस्ट हैं। सुनील तो दोस्त है। अब नसीर भी को मैं साल में एक बार मिलता हूँ, लेकिन काम करने का उनके साथ मन करता है और प्यार है, दोस्ती है। और अभी बॉबी देओल के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती थी पूरी फिल्म में। और काजोल, अभी ये सब मैरिड वुमेन हैं, उनकी अपनी लाइफ है, बच्चे हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली लाइफ भी होती है ना। तो आप काम करो, घर जाओ। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि कुछ नए एक्टर आए हैं या कुछ नए लोग आए, वो आपको पहचान नहीं पाए, फिर आपको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा हो? नहीं, मैं इंट्रोड्यूस तो क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मेरी किसी के साथ मीटिंग है या किसी को मिल रहा हूँ, तो अगर मेरे को कोई पार्टी में मिल जाए जैसे, तो मैं डेफिनेटली अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी जैसे मेरे को एक बार सोनाक्षी सिन्हा मिली थी, मैंने कभी मेरे को मिली नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला आपके पिताजी जो थे मेरे बहुत फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, और मैंने आपके पिताजी के साथ 2 फिल्में की हुई। अच्छा, उनको ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि मतलब वो कौन सी फिल्मों की ये बात कर रहा है। तो मैंने कभी कभी आपको यंग लोगों को बताना पड़ता है, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या इसमें क्या है, अगर आज मेरे को कोई नहीं पहचाने तो क्या होगा। आज मोहरा का जिक्र हुआ है, अक्षय कुमार का जिक्र हुआ, सेट पे उस वक्त अक्षय और रवीना की काफ़ी चर्चा भी होती थी। जी हाँ, आपने तो उनको दोनों को क्लोजली देखा है। हाँ, ये मेरे से बहुत सवाल पूछते हैं। तो इन लोगों ने काम किया, बोलते सेट में थे। ये जो भी पेपरों में मैंने पढ़ा, जो हुआ, मतलब जो मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हो, मेरे आंखों के आगे कुछ नहीं हुआ। और मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि कुछ किसी का भी रिलेशनशिप पर्सनल होता है, तो सेट पर थोड़ी ना कोई अपने आप को ऐसे बिहेव करेगा कि लोग देखें। वो 300 लोग होते हैं सेट के ऊपर। उस वक्त सोचा था अक्षय और सुनील की जो जोड़ी है, हाँ, मोहरा के टाइम से आराच हेरा फेरी, बहुत ज़बरदस्त जोड़ी, बहुत ज़बरदस्त। तो परेश रावल थे, तीनों को मैं ही लाया हूँ साथ में। तो मेरे को थैंक यू किसी ने नहीं बोला। लाया मैं ही हूँ। और कॉमेडी भी मैंने परेश जी से कराई थी, बहुत फैंटास्टिक एक्टर है। अगर तीनों की अगर जब जिक्र हाँ, मैंने उनकी कॉमेडी थी फिल्म में, अक्षय की भी थोड़ी बहुत। तो नॉट दैट हेरा फेरी का कोई उनको आइडिया मिला, लेकिन मैं ऐसी देखा जाए तो आई थिंक तीनों को एक साथ पहली बार तो शायद मेरी फिल्म में थे। आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो। और किस तरह का उनका बॉन्डिंग था उस वक्त? हाँ जी, किस तरह का बॉन्डिंग था तीनों का सेट पर? तीनों का बहुत बॉन्डिंग था, बहुत। सब एक्टरों का बॉन्डिंग रहता है। ये बहुत रेयर होता है कि एक्टर बॉन्ड नहीं करते। जब आप पढ़ते हो ना, इसका ये टिफ हो गया उसके साथ, या ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कभी कभी क्या होता है, हो जाता है किसी का, आपके घर में हो जाता है झगड़ा, भाइयों बहनों का हो जाता है, अब पिताजी के साथ झगड़े होते हैं, तो ऑफ कोर्स सेट पर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। अभी लोग सोचे, पर मैं लकी रहा हूँ। अभी देखो, अगर कुछ हुआ होता तो अभी तक आपने पढ़ लिया होता, लोगों ने बोल दिया होता। तो मैं कभी होने भी नहीं दिया, कभी मैंने ऐसा माहौल। और सच्ची बात कहूँ, मैंने हमेशा दोस्तों के साथ काम किया। जितने आपने विलन्स देखे मेरे फिल्म में ना, विश्वात्मा में भरे हुए हैं, त्रिदेव में, सब मेरे दोस्त हैं। आज भी मैं मिलता हूँ उनको। तो उन दोस्तों के साथ क्या होगा? नहीं, इस सवाल पूछने की वजह ये थी क्योंकि हाल ही में आपने भी पढ़ा ही होगा कि अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच में थोड़ी सी छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। मुझे तो नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आई ये क्या था। अच्छा, क्योंकि आपने उनको क्लोजली मेरे देखा को तो कई लोगों ने बोला ये पब्लिसिटी स्टंट है, लड़ ही नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है वो झगड़ा नहीं था, कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर या पैसे के ऊपर कुछ था। मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि अक्षय को मिले हुए कई साल हो गए, और परेश को भी मिले हुए। Since you worked with Paresh Rawal, हाँ जी, since you haven't met him like in the past few years, how is he as a person? He is very good. There is zero problem. He is very punctual.
वेरी वेरी डेडिकेटेड एक्टर। और मेरे साथ एक बड़ी अजीब चीज़ हुई कि उन पिक्चरों में मैंने एक पहले जब की थी मोहरा, उसमें नसीर थे, तो ये आई रियलाइज दैट ही रियली लुक्स अप टू नसीर बिकॉज दोनों स्टेज के। तो वो उनको बहुत खुशी हुई, हालांकि उनके सीन नहीं थे। तो फिर गुप्त में भी काजोल के साथ था। वो काम से मतलब रखते हैं। परेश जी जो है ना, उनका मतलब काम से काम है। वो एकदम ही, उनको कोई इधर उधर की बातें या ये कर रहे हो वो कर रहे, आई डोंट थिंक उनके पास टाइम है। लोग जो मर्जी बोलें, ही इज़ क्वाइट अ डेडिकेटेड पर्सन। आज भी प्लेस करते हैं। फिर देखो जो एक्टर नसीर है, परेश, आज भी जो प्ले करे इस उम्र में जाके और प्लेज नहीं छोड़े, क्या बोलेंगे आप जब उनको इतने पैसे मिल रहे? तो पैसे के लिए नहीं करते, अपना टैलेंट एक्सरसाइज करने के लिए आपको थिएटर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप थिएटर छोड़ दोगे, आपका एक्टिंग ऐसी एक आर्ट है जिसको आपको अगर अलाइव रखना है, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ना। उस दौर में ये तो खैर इस दौर में इस अभी भी है कि इनसिक्योरिटीज़ तो बहुत होती है एक्टर्स में। एक एक्टर को मैं ऐसे भी जानती हूँ जो एक साथ 16 फिल्में कर रहे थे पहले 20 भी करते थे। हाँ। इनसिक्योरिटी होती थी ताकि कोई दूसरा एक्टर आगे ना बढ़ जाए। इनसिक्योरिटी नहीं थी, वो पैसे बहुत कम मिलते थे। अच्छा, बहुत कम था रेट एक्टरों का, तो उनको कमाना है। तो वो अपनी डेट्स वेस्ट नहीं करते थे। उनको पता था अगर मैं प्रोड्यूसर से ज़्यादा लूँगा इसका नुकसान हो जाएगा, ये बना ही नहीं पाएगा। तो उनकी प्राइस ये, उसी प्राइस पे काम करते थे। पर उनको लगता था इससे ज़्यादा तो प्राइस नहीं बढ़ा सकता हूँ, पर अगर मैं 2 पिक्चरों के अलावा 20 कर लूँ, 0 लगा दूँ, तो मेरे तो पैसे बन गए। मैंने प्रोड्यूसर से चार्ज नहीं किया, दैट्स नॉट बैड थिंकिंग। मैंने शशि कपूर साहब के साथ बहुत काम, मेरे दोस्त रहे हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता। मुझे अभी भी याद है कि मैं उनके साथ बहुत काम किया है। और मेरे घर के बगल में रहते, दीवार में थे, कभी कभी में थे, पापा की बहुत पिक्चरें थी, हर पिक्चर में थे। फिर वो काला पत्थर में थे, मैंने असिस्टेंट भी किए हैं। और मैं अगर कह सकता हूँ जो मेरे से बुजुर्ग थे और मेरे फ्रेंड थे वो एक ही थे, शशि कपूर साहब। तो आज भी उनके लड़के मेरे को, मैं उनको मिलता हूँ, वो जानते हैं कि डैडी के दोस्त रहे। तो मैं उनसे छोटा था, तो मैं त्रिशूल में असिस्टेंट था, तो मेरे को कमरे में बुलाते थे लोग, तो बातें करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो एक दिन जब हमारी शूटिंग हो रही थी, वो 20-20 पिक्चरें करते थे। हाँ ना? तो उनको बहुत साल स्ट्रगल करना पड़ा और उनको काम ही नहीं मिला। तो राज कपूर के छोटे भाई, और सक्सेस नहीं मिला, पृथ्वीराज जी के लड़के, तो काम ना मिलते हो। तो जिस दिन उनको काम मिला तो इतना मिला कि किसी एक्टर को नहीं मिले, तो उन्होंने एक भी फिल्म नहीं छोड़ी। तो उसका सेक्रेटरी पागल होता था। तो एक दिन हम शूटिंग कर रहे थे, तो यश जी की शूटिंग थी, तो 3 सेट लगे थे, तीनों सेट में उनका काम चल रहा था। तो उस सेट से आए, शर्ट बदली, क्लोजअप था, रेडी यश जी, मेकअप बदला, बात ठीक करे, वहाँ भागे, वहाँ से आए, यहाँ भागे, वहाँ भागे। ये आपने देखा है कभी? ये मैंने देखा हुआ है। पर क्या होता है कि वो एक्टर का एक टाइम होता है जहाँ वो पैसे कमा सकता है, एक एज होती है, एक फेस होता है। तो वो भी मज़ा ले रहे थे, हम भी मज़ा ले रहे थे। कोई उनको कुछ बोलता थी तो वो भी हंसते थे, भाई जी क्या हो रहा है। राजीव, उन्होंने एक दिन में 8 फिल्में की हैं। पता है आपको इस बात का? किसी को पता नहीं। तो अब लोग बोलेंगे आप हेडलाइंस करोगे, शशि कपूर ने 8 फिल्में की, मतलब मेरा नाम मत खराब करना। पर मैं आपको कह रहा हूँ, रोज हार्ड वर्क या पर उनको एक टाइम ऐसा आया था, मेरे को उन्होंने कहा मेरे को 1-1 घंटा देना। पैच वर्क होता था। पैच वर्क शूटिंग में क्या होता था, आपने एडिटिंग की, आपको अभी 2 शॉट शशि जी के लेने हैं। हाँ, पिक्चर लग रही है सर, रिलीज हो रही है, 2 शॉट है, हाँ मैं कर देता हूँ। और ना नहीं बोलते थे, तो पूरा एडजस्ट करते थे। तो यश जी को बोलते थे ये डेट आपकी है ना, मेरे को 3 जगह जाना, जाऊँ 1-1 घंटे के लिए, चले जाओ। क्या अब दूसरे का क्या काम खराब। आई रिमेंबर जो जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही थी वो थे जितेंद्र। हाँ? उनसे जब बात हो रही थी, उनका जब मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक टाइम पे उन्होंने 16 प्रोजेक्ट साइन किया था। ऑब्वियसली व्हाटएवर द रीजन कैन बी, एक दिन में एक दिन हैप्पी, not like he's cribbing, he was happy. Mithun Chakravarti has done multiple shootings in a day, and he was the most popular actor with producers. He loved every producer today. अभी जो producers
उन दिनों में खुश थे तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ, क्योंकि उनकी प्राइस भी सही थी और उनका क्या बिहेवियर भी सही था और कोई ऐसा ये भी नहीं था। मैं उनके साथ बहुत टाइम मैंने काम नहीं किया कभी, तो ही वॉज नोन टू बी द मोस्ट पॉपुलर एक्टर। अच्छा, उस वक्त के सबसे एक्सपेंसिव एक्टर कौन थे जिनको बतौर फिल्म मेकर आपके वक्त में काफ़ी प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर चेस करते थे लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल था? मुश्किल, एक्सपेंसिव ऐसा तो कोई ऐसा जो पॉपुलर होता था, जो राजेश खन्ना के टाइम में राजेश खन्ना थे, जो स्टार था वो सबसे ज़्यादा पैसे लेता था। अभी अमिताभ बच्चन जी हैं, वो सुपरस्टार रहे हैं, उनकी स्टारडम किसी ने नहीं देखी। अब मैं उनकी फीस तो नहीं जानता हूँ, तो वो आई एम श्योर लोग लेते थे और कैलकुलेट करते हैं, समझदार एक्टर है वही लेते जो उनको लेना चाहिए, जो उनको पता है कि आई डिज़र्व दिस। और प्रोड्यूसर, उनको पता है मेरा हर प्रोड्यूसर कमा रहा है। अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, वो एक एक्टर है, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई आज तक। जो छोटी सी छोटी पिक्चर है ना, प्रोड्यूसर कमाया है, कितनी आप देख लो उठा के। वो एक प्रोड्यूसर था, उसने एक पिक्चर बनाई थी तो किसी ने नहीं देखी, बाद में पता चला कि उसमें भी पैसे बन गए। तो ऐसा वो स्टार्टअप था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत पैसे ले लिए उधर, प्रोफेशनली ख़त्म किया काम। टॉप ग्रेड की पिक्चरें की अमिताभ बच्चन जी ने, ऐसे भी पिक्चरें की जो शायद नहीं करते या करनी पड़ी, या दोस्त थे या पहले साइन की थी और कम पैसे मिले होंगे, वो भी हिट रही। कितनी पिक्चरें हिट रही उनकी, तो 10 पिक्चरें साल में हिट होती थी। तो आई थिंक उस टाइम में तो मैक्सिमम फीस उनकी होगी ना, तो दूसरे को आप क्यों दोगे? जब अमजद खान शोले के बाद स्टार बने एज अ विलन, तो उनकी भी फीस रही होगी। तो देखो क्या होता है, जिसका बॉक्स ऑफिस हुआ उसकी प्राइस हाईएस्ट रही थी हर टाइम, पर किसी की प्राइस ऐसी नहीं रही कि कंप्लेन आया। क्योंकि अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ कंप्लेन आया? कंप्लेन नहीं आया, क्योंकि उन दिन अभी लोग प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो रहा है, पहले किसी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होता था। अब कभी सुनने में नहीं, कितनी भी छोटी पिक्चर है वो ब्रेक इवन हो जाती थी। राजीव, दिव्या भारती का जिक्र हुआ हाँ है, जी, उनको आपने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ जी, लेकिन काफ़ी कम समय वो रह सकी इंडस्ट्री में, बहुत कम। आपसे उनके बारे में, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही के थ्रू हम जान सकते हैं। देखो, दिव्या भारती जी का तो ये किस्सा बहुत सैड है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दिव्या भारती की कि मेरी वजह से शायद ये हुआ है, मेरी फिल्में चली उनकी बहुत, लेकिन अगर वो शायद मुझे नहीं मिलती या मैं उनको नहीं मिलता, वो फिल्म उनको कोई वो फिल्म में नहीं होती। क्योंकि जब वो मेरे पास आई थी फिल्म के लिए, विश्वात्मा टाइम के लिए, तो 4-5 प्रोड्यूसर्स उसको ना कर चुके थे। तो फिर मेरे को बहुत दुख हुआ उनको देख के, और मैंने देखा है तो बहुत ही सुंदर लड़की है और टैलेंटेड भी लग रही। मैंने स्क्रीन टेस्ट नहीं निकाला, समझ आई मुझे जैसे वो बातचीत कर रही थी। तो मैंने उनको पहले मीटिंग में साइन नहीं किया, दूसरी मीटिंग में जब वो बहुत अपसेट हो गई तो कोई ले नहीं रहा, तो मुझे एक्चुअली डेटें चाहिए थी, तो मैंने डन कहा। और मैंने आई थिंक 2-3 पिक्चरों के मुझे याद भी नहीं है, साइन किया। तो जब वो स्टार हो गई तो मैंने डैडी को बोला अभी ये स्टार हो गई है तो मैं मोहरा में लूँगा नहीं, डेट्स नहीं मिलेंगी। तो घर आ गई और 3 बजे तक गई नहीं, और शबीर भी वहाँ था और भी थे। बोले जब तक तो मुझे लोगे नहीं मैं जाऊँगी नहीं सेकंड फिल्म में। अभी तुमने मेरे को लिया, मैं कोई पैसे मांग रही हूँ, मैं कोई तुमको डेट से, तो तुम्हारा रीज़न क्या है मुझे पता। तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था, और मैंने मोहरा में लिया जहाँ वो 10 दिन की शूटिंग की, और फिर वो हादसा हुआ। तो दिव्या भारती जी वॉज 100%, अगर मैंने किसी को अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया है लाइफ में, दैट इज दिव्या भारती। तो दिव्या भारती बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत ही अच्छी पर्सन थी। उनके माँ बाप को भी मैं जानता हूँ, बहुत ही अच्छे लोग थे, और ये बहुत इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। वी लॉस्ट द टैलेंट, और आज उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई स्केल में है और होनी भी चाहिए। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, अगर आपकी लाइफ की बात की जाए। हाँ जी, करिए। 2 चीज़ बहुत जुड़ी थी, एक तो आपका अंडरवर्ल्ड की तरफ से जो आपको थ्रेटन मिलते थे, थ्रेट्स मिलते थे, हाँ जी, तो उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वो क्या पीरियड था आपके लिए, कितना मुश्किल भरा हाँ वो दौर था? देखो, पूरा देश, ये नहीं कि मुझे हुआ, उस टाइम सिटी में सबको फ़ोन कॉल आते थे, माहौल था सबको। हाँ। जो जिसके बाद वो सब फेक भी होते थे कॉल्स आधे तो, और पुलिस भी परेशान थी।
अच्छा। और एक आई थिंक कंट्री में ऐसा माहौल था कि एक क्राइम का समय समय से माफिया कह लो या अंडरवर्ल्ड जो क्राइम होता है ये कभी भी दुनिया से जाएगा नहीं, और उसका चेहरा बदलता रहता है। एक चेहरा होता है आपके सामने, तो उस टाइम जो चेहरा था वो अलग था, आज का चेहरा अलग है। तो हाँ, मैं उस पर फंसा था और बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैंने कुछ किया भी नहीं था, और मैंने कभी किसी को कुछ ऐसा, मैंने या तो आदमी कुछ करे और बोले कि ऐसा तेरे साथ ये रीज़न की वजह से ही हुआ है, पर ये जिसके साथ भी ये हुआ मेरे को नहीं लगता उसके पीछे कोई रीज़न था, ये ऐसे ही हो रहा था। तो कहते हैं इंग्लिश में, आई वॉज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। जैसे आप सड़क पर खड़े हो, शूट आउट हो जाता, आपको गोली लग जाती। तो वो हुआ, और उस पर ऑफकोर्स मेरा करियर डिस्टर्ब हुआ। उस टाइम मेरा बेटा भी था, वो ऑटिस्टिक था, तो मेरा ध्यान भी वहाँ था। मेरे माँ बाप भी बीमार थे और दोनों गुजर भी गए। सोनम के भी माँ बाप बीमार थे, तो 3 साल के अंदर चारों की मृत्यु हुई, और बेटा भी ठीक नहीं, वाइफ को भी बहुत डिस्टर्ब हो गई, मैं भी डिस्टर्ब हो गया। पर मैंने अपने आप को ठीक रखा, बोला ठीक है, ये आज है कल नहीं रहेगा, ये होता रहता है, एक माहौल है, वी आर गोइंग थ्रू अ सर्टन पीरियड। तो मैं अपने आप को रोज़ बोलता था ठीक है यार, आज हो रहा है, निकल जाएगा, एक बुरा सपना है, यू नो। तो मैंने एक बुरे सपने की तरह उसको लिया। परफेक्ट राजीव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पर आप देखेंगे फिल्म? तो मैं बोलूँगा आपको इनवाइट करेगा, मैं हूँगा उधर। I really would love to watch it, and thank you so much for being so patient to me, Hanse.